हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो सारा कमेंट सेक्शन में बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। वेलकम गौरव। तो ये कुछ मेरे बारे में है, स्टार्ट करते हैं ज्यादा लेट न करते हुए। तो पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए और देख पा रहे हैं आप, ज्यादा अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता मुझे, बार बार रोज अपनी तारीफ क्या करूं मैं, और अपनी खुद की बुराई खुद से होती नहीं है। तो व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का आभास भी होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है किसी से कहना, और बाकी सारे लोग अपना अचीवमेंट ही दिखाते हैं। तो मैं इसीलिए जो है मैं बोलती हूँ आप खुद ही देख लो। और नितिन सिंघानिया का जो सीरीज चल रहा है उसमें 12, ये 12वां सेशन है, हमारा 12वां सेशन है और ये चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी तक। तो चैप्टर 1 बहुत बड़ा है और स्पेशली समझ लो कि आपका जो सिलेबस है उसमें साहित्य, वास्तुकला, कला के विभिन्न रूप, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के विभिन्न रूपों, साहित्य एवं वास्तुकला, ये आपका दिया हुआ है। तो यानी वास्तुकला और साहित्य अलग से मेंशन किया गया, कला के विभिन्न रूप में तो सब आ ही जाता है जबकि। तो इसलिए इसको मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से आप लोगों को करवा रही हूं और एक एक हम लोग बारीक चीजों पर ध्यान देते हुए चल रहे हैं। मुगल तक हम लोग कंप्लीट कर लिया है हमने, और उसके बाद अभी मुगलों के समय ही प्रांतीय शैली जैसे राजपूत शैली, सिख शैली, कश्मीर में क्या हो रहा था उनके बारे में आज आप जानेंगे। और अवध में जैसा कि क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में नहीं, 2019 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था, लखनऊ वाले इमामबाड़ा से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यानी प्रांतीय शैलियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितेंद्र जायसवाल, लाइक योर रिप्लाई। तो चलिए उस पर भी किसी दिन किसी सेशन में बात करेंगे कि हमारी क्या क्या कमजोरियां रही। हर आदमी को महसूस जरूर होता है, लेकिन पता है बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, कलेजा चाहिए होता है स्वीकार करने के लिए। व्यक्ति हमेशा अपनी महानता की बखान करता रहता है। हर व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है, सामने वाले को गलत समझता है। वो उसको ये समझ ही नहीं आता कि उसके भीतर भी वो सारी कमियां मौजूद है जो वो सामने वाले की गिना रहा है। तो कबीर का ही है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। तो ये जो है, जब आप खुद से जो है खुद पर अकेले में जब विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, तो आपको आभास होता है, वो हर जगह ये आभास होता है, हर जगह ये आपको महसूस होता है कि चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपके व्यवहार को लेकर, अगर पेरेंट्स आपसे डिसैटिस्फाइड हैं तो क्यों आपसे असंतुष्ट हैं? उन्होंने तो इतने प्यार से आपको उन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पर वो आपसे अगर असंतुष्ट हैं तो क्यों हैं? और क्या आप उनकी असंतुष्टि को दूर नहीं कर सकते? तो आप कर सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो इसीलिए आपसे असंतुष्ट हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऊंचा उठें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आप उसके लिए जो कोशिश कर रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो आपसे नाराज हैं। पर आप उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हो। आप बाद में जब हमारी उम्र में आ जाओगे आप, तो आपको फिर महसूस होता है कि वो बहुत मेरा वैल्यूएबल टाइम था और मेरी थोड़ी सी और कोशिश तो मैं कर ही रहा था, मेरी थोड़ी सी और कोशिश मुझे बहुत आगे बढ़ा दिया होता,
मुझे बहुत ऊपर पहुंचा दिया होता, थोड़ी सी और कोशिश अगर मैंने कर लिया होता। तो समय ही वापस नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, समय वापस नहीं मिलता। तो आपके लिए बस मेरी कमजोरी जितेंद्र की मुझे बात अच्छी लगी, उस पे ही मैं बोल रही हूं, जितेंद्र जायसवाल की, कि अगर आपको बस ये जानना है एक लाइन में, सेशन शुरू करेंगे इस पर, कभी बातचीत करेंगे हम लोग, एक एएमए सेशन रखेंगे कि आप कुछ भी मेरे से पूछो, पर एक लाइन में अगर मैं कमजोरी की बात बताऊं और मैं चाहती हूं कि वो आपकी मजबूती बने, तो बस यही कि ये जो समय है, ये जो टाइम है, इसकी वैल्यू को समझो, इसकी कीमत को समझो। और आप ये समझो कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो और बड़ी खुशी खुशी केक काटते हो या मंदिर जाके दर्शन करते हो, लेकिन आप ये सोचो कि आपके जीवन से एक साल खत्म, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जो साल दर साल आपके जीवन से खत्म होता चला जाता है, और उसमें अगर ये प्रयासहीन जा रहा है, तो फिर आगे आपको अचीव करने के लिए समय कम पड़ेगा, समय कम पड़ेगा। तो अपने समय को समझते हुए, अपनी समय की वैल्यू को समझते हुए, मतलब समय को ही वैल्यू को समझो, मेरा ये कहना है। और अपनी जो प्रयास हैं उसको दोगुना कर दो। तो जितनी प्रयास आप लोग अभी कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी कोशिश अभी आप लोग कर रहे हो, आप अभी बस ये समझ लो कि मुझे इससे डबल करना है। अब आप लोगों में से सबका अलग अलग शेड्यूल होगा, सबका मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि अभी जो आप कर रहे हो उससे दोगुना ताकत आपके भीतर है, उससे दोगुनी शक्ति आपके भीतर है, उसका आप 50% भी यूज नहीं कर रहे हो। तो बस उसको यूज करना शुरू करो, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करो और अपने को वहां तक ले जाओ जहां तक आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसी में एक अनअकैडमी भी है जो आपके लिए सोचता है और आपको बहुत ऊंचा लेकर जा सकता है अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं। तो अनअकैडमी पर बहुत सारे एक्सपीरियंस टॉप के एजुकेटर्स हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। इनके बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, न्यू कोर्सेज भी लॉन्च होती रहती हैं और पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। और आपको मतलब जो भी हम लोग सेशंस लेते हैं वो यहाँ से डिलीट नहीं होता, आप समझ लो। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो पूरा प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, ऑप्शनल सबकी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक बार आपका मेंस निकलता है तो इंटरव्यू के लिए अनअकैडमी आपके लिए पूरा एकदम अपना जान लगा देगी। तो पहले आप वहां तक पहुंचिए। तो इसके लिए ही जो है आप लोग मतलब अनअकैडमी जो इसका, बाकी तो यूट्यूब पर हम दे ही रहे हैं। अनअकैडमी का अपना पेड चैनल है जहां बहुत सिस्टम में क्लास चलती है, सारी एकदम ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस की तरह। तो जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रिंकू लाइव कोड आप यूज करते हैं अगर, तो रिंकू लाइव कोड के साथ जीएस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जल्दी से मैं फीस बता रही हूं आपको, प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे बिना कोच का तो ये 44,550 में 1 साल का, 64,800 में 2 साल का, 81,000 में 3 साल का है। और इजी ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई है। और आप अगर महीने का आप पे कर सकते हैं, ये महीने का आपको पड़ता है 4,000 5,000 इतना ही। 3 साल वाला तो 3,300 का ही पड़ेगा आपका। और आइकॉनिक लेते हैं तो 67,050 रुपए 1 साल, 1,04,000 2 साल और 1,38,375 3 साल का है। और बाकी आप ये देखिए, प्रीलिम्स के लिए भी नोटिफिकेशन आउट हो ही चुका है अब तक, तो आप सब लोग को पता होगा 27 जून वाला जो एग्जाम है आपका, और 24 मार्च लास्ट डेट है। 712 पोस्ट है, इसके लिए 4 महीने का ये बैच लॉन्च किया है अनअकैडमी ने। 10 मार्च से ये बैच शुरू हुआ है, 10 मार्च से। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट है, मैं जो हमेशा आपको बताती हूं, जब भी अनअकैडमी पर आने का सोचना, तो इसी कोर्स को लेना आप, इसी कोर्स को जिसमें आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों तैयार हो जाएगा। तो ये आप लोगों का, ये अगर आइकॉनिक लेते हो तो 2 साल का मैं सीधा बता रही हूं 1,31,510 रुपए है, महीने का केवल आपको 5480 रुपया पड़ेगा। और 12th वाले भी अभी से ले सकते हैं, महीने का उनको सिर्फ 4645 रुपया देना पड़ेगा कोच के साथ अगर वो लेते हैं सब्सक्रिप्शन। और अगर आप प्लस लेते हैं
सिर्फ प्लस जिसमें सब कुछ मिलता है, सिर्फ आपको एक पर्सनल गाइड नहीं मिलता। तो ये आपका जो है 2 साल का 99,680 रुपए है। 2 साल का 99,680 रुपए, महीने का केवल 4153 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और 3 साल का आपका 1,21,200 है और महीने का सिर्फ 3367 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। पूरे मतलब 3 साल तक आप पे करेंगे, ठीक है। 2 साल का लेते हैं, 2 साल तक पे करेंगे, बहुत इजी ईएमआई से आप पे कर सकते हैं। और जब भी लो रिंकू लाइव कोड यूज करो, रिंकू लाइव कोड के साथ आप आते हैं तो आपको हर तरह से, जहां पर भी आपको जैसे भी कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे जल्दी याद कर सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ उसकी तैयारी करनी है, ये सब मैं आपको गाइड करूंगी। वहां पर मेरे सारे स्टूडेंट जो मेरे कोड से आते हैं वो सब मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, सबका मैंने ग्रुप बना रखा है। और वो मतलब वहां पर उस ग्रुप में बस एक बार मैसेज करना होता है, पर्सनल भी मैं पर्सनल नंबर शेयर कर देती हूँ और सभी स्टूडेंट्स से मैं कनेक्टेड रहती हूँ हमेशा। और अनअकैडमी पर आप सिर्फ ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24,750 रुपए में ये आपका हो जाएगा 1 साल का। और 19 मार्च से आप लोगों में जो जिनका भी सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र एक छोटा विषय है, इंटरेस्टिंग है बहुत, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। थिंकर्स थोड़े से अलग से पढ़ने पड़ते, नहीं तो सब कुछ आपको भारतीय समाज के बारे में पढ़ना होता है और उसकी तुलना करते हुए पाश्चात्य समाज में क्या है और भारत का समाज उससे कितना अलग है, जो चिंतकों ने क्या क्या कहा है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट। और इसका जो है मैं 19 मार्च को पेपर 1 का बैच शुरू हो रहा है और 19 मार्च से ये शुरू हो जाएगा। 17 से ही शुरू करना था लेकिन अभी तो कंटेंट टीम की तरफ से थोड़ा डिले हो जाएगा। 19 मार्च से ये शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 18 तारीख को ही लाइव हो जाना चाहिए, पर मैं एक दिन आपको एडवांस में बता रही हूं। तो आप लोगों में जो लोग भी, आप लोगों में जिनका भी सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी ज्वाइन कर ले। 18 नहीं तो 19, ये 18 और 19 2 डेट है। सब कुछ मेरी तरफ से सबमिट हो चुका है, बस जिस दिन वो लोग लाइव कर दे इस कोर्स को, आपको 2-3 दिन में दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स तो मेरा चल ही रहा है। तो कोड बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रिंकू लाइव, कोड यूज करने में गलती मत करना। और वहां पर आओगे तो आप देखना कि मैम ने जो कहा है, मैम जो कहती हैं वो करती हैं। तो ज्यादा मैं बोलती नहीं हूं कि ये बहुत मुझे बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं आता, लेकिन जो मैं बोलती हूं, जो मैं कहती हूं, जो मैं कमिटमेंट करती हूं, वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूं और जरूर करती हूं मैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह कनेक्टेड रहेंगे। ये नहीं होगा कि सब्सक्रिप्शन के बाद मैम से बात नहीं हो पा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोड रिंकू लाइव है, कोड ये दिख रहा है आप लोगों को, ये कोड है मेरा रिंकू लाइव। रिंकू लाइव कोड आपको यूज करना है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 12वें पे आ गए हैं। और मैं आप लोगों को एडवांस में बता देती हूं, कल मैं आप लोगों का लेक्चर 3 लूंगी। मैं कल लेक्चर 3 लेने वाली हूं। मैं लेक्चर 3 जो कि रिमूव हो गया, अनफॉर्चुनेटली अपने आप रिमूव हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो रिट्रीव नहीं हो पाया है और वहां से क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो मैं कल जो है ले लूंगी लेक्चर 3 आप लोगों का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैम लेक्चर 3 नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर 3 का पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, पीडीएफ में शेयर कर चुकी हूं। आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप आईएएस हैं अनुभव, और आपने इतना ढोल पीट दिया है कमेंट सेक्शन में। आपको पता है ना, मैं आपको बताती हूं ना आप लोगों को, नहीं पुरानी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप मेरे ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, आपको सभी मिल जाएंगी। बस अभी रिसेंट की एक आध नहीं होंगी, जैसे आज की नहीं होंगी या पिछले वाली, मैं सारा ही शेयर कर चुकी हूं मैं आप लोग के साथ सारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें जो है मैं ये बता रही थी मैं, हाँ जी, ठीक है,
कि आप आईएएस हैं अनुभव, तो ठीक है, अच्छी बात है ना। जिस दिन आप आईएएस बन जाओगे अनुभव, तो सबको ही पता चल जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप आईएएस हो। तो पहले आईएएस बनो, और जिस दिन बन जाओगे तो हीरा को कहना नहीं पड़ता कि आई एम डायमंड, उसको बोलना नहीं पड़ता, उसकी चमक बताती है कि वो डायमंड है, ठीक है। और नकली चमक और असली चमक में भी फर्क पता चल जाता है। तो आप प्लीज आप थोड़ा शांत रहिए और आप आईएएस बने, ये हमारी कामना है, ठीक है। ये हमारी कामना है कि आप आईएएस बने, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही आप लोगों को बता रही थी कि कमेंट सेक्शन में भी शोर, आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी शोर मचता है। जब आप कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट पेस्ट करने लग जाते हो और पूरी स्क्रीन एकदम भर जाती है आपके कमेंट से, तो उसका मतलब होता है कि आप शोर मचा रहे हो और किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ आप ही का कमेंट दिख रहा है, सिर्फ आप ही का दिख रहा है। तो ये अब मैं समझ गई हूं। और इस वर्चुअल वर्ल्ड का भी सबका अपना एक इमेज होता है, एक इंप्रेशन होता है सबका, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इमेज और इंप्रेशन समझ रहे हैं ना आप लोग? इमेज और इंप्रेशन का मतलब कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये पढ़ के आईएएस बनेंगे। यही तो हम बता रहे हैं कि पढ़ के ही आप आईएएस बनेंगे। ठीक है, तो पढ़िए। आईएएस बनने के लिए शांति से पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े कोई नहीं बन सकता। इसका एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, एक ही समाधान है, और वो है स्टडी। तो पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और एक यही एग्जाम है जहां पर वो अंडर टेबल भी नहीं चलता और सीट फिक्स नहीं होती है, ठीक है। एक ये हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो पढ़ाई ऐसे होती है कि मैं पढ़ा रही हूं और आप शांति से सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे राजपूत शैली की। तो राजपूत काल, जो पूर्व मध्य काल, प्री मेडिवल पीरियड का जो पूरा पीरियड है, उसको हम लोग उसी में राजपूत काल आता है। यानी प्राचीन काल खत्म होता है और मध्यकाल जो है आपका मतलब शुरू होता है। उसी समय राजपूतों का अभ्युदय होता है। तो ये राजपूत आपकी क्लास 7th में दिया हुआ है। राजपूत का मतलब राजा का पुत्र। तो गुप्तों के समय में जो सामंतवादी व्यवस्था शुरू हुई, सामंतवादी व्यवस्था समझ रहे हैं ना? गुप्तों ने वेतन के बदले भूमि देना शुरू किया अपने अधिकारियों को। ये शुरू हो गया था पहले से ही, लेकिन सातवाहनों के समय से ही भूमि अनुदान की प्रथा, लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू होता है। लेकिन वो उस समय वो लिमिटेड था, मंदिर को देते थे। लेकिन गुप्तों ने नकद वेतन की जगह वो पूरा का पूरा एक क्षेत्र, एक प्रांत दे देते थे अपने अधिकारियों को कि आप वहां पर शासन कीजिए, एक सेना भी रखिए, खजाने को एक निश्चित मात्रा में आप टैक्स भेजते रहिए और बाकी वो क्षेत्र आपका। तो ये जो अधिकारी थे अपने क्षेत्र पर राजा की तरह शासन करते थे, क्योंकि वहां पर केंद्रीय शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। एक सिर्फ नियंत्रण होता था, और वो भी नियंत्रण एकदम वर्चुअल नियंत्रण होता था। एक वर्चुअल नियंत्रण होता था कि हाँ, मतलब एक आपको शासक को भेजना है, और जैसे ही केंद्र में वो शासक कमजोर होता था, उत्तराधिकारी कमजोर आते थे, वो लोग अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो ये पूरे मध्यकाल में ये समस्या बनी रही है। तो ये शुरुआत हो गई थी गुप्तों के समय से। इसी को हम सामंतवाद का उदय कहते हैं, इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का ये जो राजपूत आए, तो ऐसे तो चंद्रबरदाई का आप लोगों ने एक किस्सा सुना है कि चंद्रबरदाई की जो किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने अग्निकुल का सिद्धांत दिया और कहा कि अग्निकुल से राजपूत पैदा हुए थे। तो जिन 14 राजवंशों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब के सब अग्निकुल से पैदा हुए थे। तो देखो, प्रैक्टिकली मानो तो अग्निकुल से तो कोई पैदा नहीं हो सकता, अग्नि के कुंड से तो वंश नहीं पैदा हो सकते हैं। तो इस पर जब प्रैक्टिकली हम विचार करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो सामंत थे,
अधिकारी जो थे, जो कि धीरे धीरे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए थे, इन्हीं के जो पुत्र थे वो राजा का पुत्र राजपूत, ऐसे ये राजपूत कहलाया, ये लोग ऐसे राजपूत कहलाए। और क्षत्रियों का तो आप वर्णाश्रम व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि क्षत्रियों का शुरू से ही था। वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रिय थे ही सेकंड पायदान पर शुरू से। इन्हीं क्षत्रियों में से माना जाता है कि कई कुल निकल गए और वो धीरे धीरे राजपूत कहलाने लग गए। इसमें कुछ विदेशी शासक भी मिले, मतलब कुछ विदेशी लोग भी आकर के इसमें समाहित हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे राजपूत आए और ये राजपूत आज भी राजस्थान में हैं। और ये राजपूत शासक समझ लो ब्रिटिश पीरियड तक राजपूत शासक बने रहे। राजपूत कभी खत्म नहीं हुए, कभी खत्म नहीं हुए। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग राजपूत होंगे, मैं भी राजपूत हूं। और फादर साइड से मैं गहरवार राजपूत और इन लॉज के साइड से चंदेल। तो फिलहाल मतलब दोनों वंशों से मेरा संबंध है। तो चंदेल वंश वाले हैं मेरे इन लॉज। तो मतलब राजपूत ऐसे बहुत सारे हुए हैं। तो ये जो राजपूत रहे, इनका ज्यादा जो हर क्षेत्र में हिमाचल में मिलेंगे आपको, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, कुछ आपको जैसे हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो इन क्षेत्रों में राजपूत बहुत मिलते हैं आपको। लेकिन इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो राजस्थान से ही माना जाता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर इनका शासन शुरू में रहा। बाद में धीरे धीरे ये फैलते चले गए थे। जैसे गहरवारों का कन्नौज पे था, बनारस के राजा अश्वसेन रहे। तो अब इस तरह से जो है मतलब राजपूत बहुत हुए। तो क्योंकि इन राजपूतों का कंसंट्रेशन राजस्थान में ज्यादा रहा, तो राजस्थान में जो शैली निकली आर्किटेक्चर की, उसको राजपूत शैली कहा गया। तो राजस्थान आप किस लिए जाते हो? आप राजस्थान किस लिए जाते हो? कि आप राजस्थान जाते हो कि अच्छे अच्छे किलों को देखने, हवा महल, जल महल, पंचमहल, आप किले देखने जाते हो। जयपुर में है ना हवा महल। तो राजस्थान में आप जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, जहां पर भी जाओगे आपको किले ही किले देखने को मिलेंगे। तो इन किलों को किसने बनवाया है? तो इन किलों को जो है बनवाया है इन राजपूतों ने। तो ये जो किले हम देखने जाते हैं, उसमें से बहुत सारे तो अब रिजॉर्ट बन चुके हैं। बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपने किले दे दिए किसी को। और अभी भी बहुत सारे अभी भी वहां पर चलता है। अभी भी तिलक वगैरह होता है और उत्तराधिकारी चुना जाता है। अभी भी परंपरा चल रही है उधर। तो ये जो राजपूत शैली रही, ये मुगलों से काफी प्रभावित थे और मुगल राजपूत शैली से बहुत प्रभावित थे। तो मैंने आपको फतेहपुर सिकरी में पढ़ाया था कि फतेहपुर सिकरी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि फतेहपुर सिकरी पर भी राजपूत शैली का प्रभाव है। और आगरा के किले में जो जहांगीर महल है वो उस पर सीधा वो राजपूत शैली में ही बना हुआ माना जाता है। तो मुगलों पर भी राजपूत शैली का प्रभाव था और राजपूतों पर भी मुगल शैली का प्रभाव था। ठीक है, लेकिन इनका अपना स्टाइल था, अपना तरीका था। इन्होंने कॉपी नहीं किया पूरी तरह से। मतलब इन्होंने पूरी तरह से इनका अपना ही स्टाइल रहा और ये अद्वितीय थे बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर किले बने हैं। किले इन लोगों ने ज्यादा बनाए, किले बने, बावलियां बनी, इस तरह के ज्यादा बने। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये हवा महल है। ये जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है रेड ईंट का इस्तेमाल हुआ है, दूर से पिंक नजर आता है। तो यहां पर ये इस तरह से मतलब राजपूतों ने बनवाया। ठीक है, तो ये राजपूत शैली क्यों आपको, जैसे प्रांतीय शैलियां क्यों पढ़नी होती हैं? तो प्रांतीय शैलियां इसलिए आपको पढ़नी होती हैं ताकि मतलब आपको सिर्फ मुगल से ही क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ सल्तनत से ही नहीं आएगा, सिर्फ मंदिर से ही नहीं आएगा। तो राजपूतों की खासियत क्या रही राजपूत शैली की? तो राजपूतों ने जो है लटकती हुई बालकनी, ठीक है, लटकती हुई बालकनी समझ रहे हो आप? लटकती हुई बालकनी का इस्तेमाल किया। ये जो बालकनी देख रहे हो, ये बालकनी आगे की तरफ लटक रही है। ये झरोखा भी इसको कहते थे, झरोखा भी, कि आगे की तरफ से बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हैं आगे की तरफ निकली हुई है।
तो इसका इस्तेमाल राजपूतों ने ज्यादा किया। पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग। और इस पर जो कार्निस उन लोगों ने बनाया, जो मेहराब बनाया उन्होंने, वो धनुष का आकार ग्रहण कर लेता था। आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये धनुष का आकार ग्रहण कर लेता था, मतलब ये धनुषाकार हो जाता था जो ये बनाते थे। ये पूरा का पूरा जो है ये एक धनुष का शेप ले लेता था, ये धनुष का शेप इस तरह से। तो ये जो मेहराब भी बनाया इन्होंने जैसे थोड़ा सा इस्लामिक शैली से भी प्रभावित थे, मुगलों से भी प्रभावित थे, तो इन्होंने इनमें मेहराब भी बनाया है। लेकिन ये जो मेहराब इनका है वो उनसे थोड़ा सा अलग है, और ये थोड़ा धनुषाकार हो जाता था, ऐसे धनुषाकार हो जाता था, जिस तरह से कार्निस ऊपर बालकनी के ऊपर निकाला करते थे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, मतलब कि ये एक धनुषाकार शेप दिया करते थे, लटकती हुई बालकनी इनकी ज्यादा, मतलब राजपूतों की ज्यादा ये जो भव्य बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे किले, और उसमें झरोखा और छतरी इनकी विशेषता रही राजपूतों की। ठीक है, सिख शैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वही सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पंजाब वाले क्षेत्र में ये सिख रहे, और उसी क्षेत्र में इन्होंने सारे निर्माण कार्य किए। तो वहां पर जो है जो सिख शैली पर मुगल शैली और राजपूत शैली दोनों से ही वो काफी प्रभावित था, जो सिख शैली था। मुगल शैली, और अच्छा देखो सिखों का क्या है, जो सिखों का जो धर्म होता है, ठीक है, जो सिखों का जो धर्म होता है वो उनका थोड़ा सा स्टाइल भी आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा उनमें भी नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। वहां पर केवल जो है आप जब जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ चादर चढ़ाई जाती है। एक वो आपको पता है चादर के नीचे क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। वहां किसी की कब्र नहीं होती, वो जो चादर चढ़ाया जाता है जिस पर पंखा झलते हैं महंत, वो उसके नीचे गुरु ग्रंथ साहिब होता है, गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चादर चढ़ाया जाता है। तो गुरु नानक ने मूर्ति पूजा मना किया था। आपकी क्लास सेवेंथ में, क्लास 12th में, क्लास 7th में बहुत अच्छी तरह नानक के बारे में आपके दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बात कर रही हूं मैं। तो यहां पर ये इनका जो तरीका है वो थोड़ा सा एकेश्वरवादी और निर्गुण पंथ वाले रहे नानक, और वो असर यहां पर दिखता है। तो जो आर्किटेक्चर था वो राजपूत और मुगल शैली दोनों से प्रभावित था। तो इसमें जो इनकी विशेषता रही इनकी, तो इसमें जैसे देखो इन्होंने छतरियों का उपयोग किया, मतलब टॉप पर जो छत पर इन्होंने छतरियों का इस्तेमाल किया। ये देखो ये छतरी बनी हुई है, छतरी बिल्कुल ऊपर। और ये देखो राजपूत शैली का ये प्रभाव है कि ये लटकती हुई बालकनी भी इन्होंने बना रखी है, इन्होंने। और ये राजपूत शैली का प्रभाव है। और ये जो गुंबद देख रहे हो आप, तो ये गुंबद जो है इस्लामिक शैली का प्रभाव है। तो इन्होंने जो गुंबद बनाया वो प्याज के आकार का बनाया, ऑनियन शेप। ये जब आप रसिया में जाते हो, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, तो अभी किम का आंसर मैं दे रही हूं, लेकिन किम को मैंने अभी ब्लॉक करवाया है क्योंकि बहुत देर से किम उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है। तो वो कब्र नहीं होती, गुरुद्वारे में जिस पर चादर चढ़ाया जाता है कब्र नहीं होती है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। कब्र नहीं होती है, वो मकबरा नहीं होता। वहां वो उसके चादर के नीचे गुरु ग्रंथ साहिब होता है। आप किसी भी सिखों से जाकर के भी आप लोग बात कर सकते हैं,
ठीक है, क्या एग्जाम में आता है? टी शर्मा, आप क्या परेशान हैं? जो भी मैं पढ़ा रही हूं एग्जाम में आता है। क्या पूछ रही हैं आप? क्लासिकल डांस, बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिकल डांस भी पूछा जाता है, क्लासिकल डांस भी पूछा जाता है। हाँ, तो आकाश को अच्छा लगा कि हम भी यही सोच रहे थे कि वो किम जोंग ब्लॉक हो जाने चाहिए। तो यहां पे गुंबद जो है नीचे व्हाइट क्यों होता है और ऊपर गोल्डन कलर कैसे? बेसिकली ये बनता था सफेद, मतलब मार्बल से बनता था, व्हाइट मार्बल से या पत्थर से ये बनाया जाता था। मिल्ली व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया और बाद में इसके ऊपर पीतल चढ़ा दिया जाता था, पीतल, तांबा, पीतल, जनरली पीतल चढ़ाया गया। और ये देखो, ये आपका वो है गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहिब अमृतसर का। इस पर सोने का परत चढ़वाया था महाराजा रंजीत सिंह ने, सोने का परत, इसलिए अंग्रेजों ने इसको गोल्डन टेम्पल कहा। तो इसलिए ये मतलब तो पूरे बिल्डिंग में नहीं कराया जाता था, बेसिकली ये टॉप वाला जो पोर्शन होता था, मेनली गुंबदों पर ये परत चढ़ाया जाता था और गोल्डन टेम्पल में थोड़ा ज्यादा चढ़ाया गया, इसीलिए नीचे पत्थर रह जाता था और ऊपर पीतल या सोने का परत चढ़ाया गया, ज्यादातर पीतल का चढ़ाया गया, इसलिए आपको सफेद और गोल्डन कलर का दिख रहा है। तो जो सिख शैली है उस पर राजपूत शैली और इस्लामिक शैली दोनों का प्रभाव है, मुगल शैली का। तो मैंने दिखाया कि लटकती हुई बालकनी राजपूत शैली है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो छतरियां तो इस्लामिक शैली में भी लिया गया था, राजपूत शैली से ही। और ये जो गुंबद है ये इस्लामिक शैली है और गुंबद इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बनाया, ऑनियन शेप का बनाया, प्याज नुमा आकार का। रसिया में जब जाओगे तो रसिया में जो मॉस्क बने हैं, रसिया में अलग जैसे वहां पर मुस्लिम्स बहुत हैं, तो रसिया में जो मुस्लिम्स हैं वहां पर वो जो उनका मॉस्क होता है वो ऑनियन शेप का ज्यादा वहां पर गुंबद बनता है, ठीक है। तो ये गुंबदों पर ये जो है पीतल और तांबे का अलंकरण चढ़ाया जाता था। तो ये हरमिंदर साहिब है, इसका ओरिजिनल नाम हरमिंदर साहिब है, जिसको गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। और ये जो प्लॉट है ये अकबर ने गुरु रामदास को दिया था, गुरु रामदास की बेटी को दिया था। और इसमें एक नेचुरल पॉन्ड भी था, ठीक है। तो ये हरमिंदर साहिब की विशेषता है। तो अलंकरण ये पूरा पत्रक चढ़ा कर किया गया है ना। तो ये जो यही आपका मेन इसकी विशेषता रही, सिख शैली की विशेषता। तो सिख शैली, सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्किटेक्चर एंड राजपूत आर्किटेक्चर। और इस पर एक और इनकी जो विशेषता रही कि बिल्डिंग के शीर्ष को, टॉप को पीतल के चादर से डेकोरेट किया जाता था ताकि वो चमकता रहे दूर से। तो ये इसीलिए ऊपर का चमक रहा है। ये देखिए, ये नेचुरल पॉन्ड है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब बात करते हैं हम लोग अवध वास्तुकला की, अवध आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री से अब सिर्फ आर एस शर्मा से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से अब क्वेश्चन उपिंदर सिंह से भी पूछा जा रहा है। और आप लोगों को दोनों ही पढ़ना चाहिए। और मतलब उपिंदर सिंह बहुत इन डेप्थ किताब है, आप अब उब जाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं ये क्लास ले रही हूं, आप सब लोग मुहिम सब्सक्राइब कर लो। और मुहिम पर कल ही क्लास है, ठीक है। तो कल 1 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी, मुहिम सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रही हूं और एंशिएंट हिस्ट्री में उपिंदर सिंह और आर एस शर्मा दोनों पर बेस्ड पढ़ा रही हूं। तो जो सेक्शन उपिंदर सिंह में ज्यादा इन डेप्थ है, जहां से पूछा जाता है, उसमें वो मैं उपिंदर सिंह से लेती हूं और नहीं तो आर एस शर्मा से ही। अच्छा, मेहराब और गुंबद यानी जिनको मेहराब और गुंबद में कंफ्यूजन है उन्होंने मेरी पहली क्लास फिर नहीं ली होगी।
यानी सबसे पहली क्लास नहीं, यानी पहले से, यानी आप रेगुलर मेरा सेशन नहीं ले रहे हो। इसका मतलब कि आप मेरा सेशन रेगुलर नहीं ले रहे हो। नहीं तो मैं इस्लामिक शैली जिस दिन मैंने शुरू किया था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो उसी दिन फर्स्ट डे मैंने मेहराब और गुंबद सब कुछ बताया था। तो देखो, गुंबद तो इसको कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो, तो गुंबद तो ये हो गया आपका जो बिल्डिंग के टॉप पर, हुमायूं के मकबरे में, ताजमहल में, ये जो है जितने भी मॉस्क होते हैं, मस्जिदें होती हैं, तो उसके ऊपर जो ये बनता है गोल, तो इसको हम गुंबद कहते हैं। और मेहराब क्या होता है? तो मेहराब जो दरवाजे पर बना हुआ है, ठीक है, जो दरवाजे पर बना हुआ है उसको मेहराब कहते हैं। तो मेहराब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्क, तो इसको मेहराब कहा गया। समझ आ गया आप लोगों को? इसको मेहराब कहा गया। तो अवध, हम लोग बात कर रहे हैं अवध वास्तुकला की, ये नितिन सिंघानिया के 3rd एडिशन में ही है, उनके 1st 2nd एडिशन में अवध वास्तुकला नहीं है। तो ये इसलिए उन्होंने जोड़ा होगा क्योंकि यहां से आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां ये 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान इसका विकास होता है, ठीक है। लखनऊ में केंद्रित है, लखनऊ के नवाबों के द्वारा बनाया गया, लखनऊ में केंद्रित है, ये लखनऊ के नवाबों ने बनाया। और इसकी विशेषता क्या है कि सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहां मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया। तो इन लोगों ने निर्माण सामग्री जो है वो बहुत अलग अलग इस्तेमाल किए इन्होंने, बहुत अलग अलग। तो इसलिए जो है इसकी ये थोड़ा सा विशेष हो जाता है, थोड़ा स्पेशल हो जाता है। और मुगल शैली से तो प्रभावित रहा ही है, ये मुगल शैली से ये प्रभावित रहा है, क्योंकि मुगलों ने जो बना दिया वो एक तरह से रिमार्क हो गया था, रिमार्केबल एक फीचर बन गया था, जो बाद के इंडो इस्लामिक शैलियों में जिसका प्रभाव आपको दिखता ही रहेगा। और ये सिर्फ आपको ये समझ लो कि सिर्फ आर्किटेक्चर में ही नहीं, आपको पेंटिंग में भी मुगल प्रभाव ऐसे ही बाद में दिखता है, मुगलों के डिक्लाइनेशन के बाद भी। तो इसमें जो मेन बिल्डिंग्स रही उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुगलों की तरह ही अवध वास्तुकला में धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं बनती हैं। धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं बनी, यानी यहां पर आप ये समझ लो कि किसी भी धर्म से बंध के नहीं बनाया गया। बिल्डिंग खूबसूरत बनना चाहिए कि, तो वो उसमें चाहे हिंदू धर्म की चीजों को भी ले लो, उसमें इस्लाम का भी ले लो, तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं बनी हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो अवध में जो बिल्डिंग्स बने, यानी लखनऊ में, अवध का मतलब लखनऊ में ये सारी बिल्डिंग्स मोस्टली हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स बनी उसमें मुख्य रूप से जो है गारे का उपयोग करके बनाया गया था, गारे का इस्तेमाल किया गया जोड़ाई के लिए। संगमरमर या बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, संगमरमर या बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ, गारे का इस्तेमाल करके जोड़ाई किया गया। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था कि जो वहां पर लखनऊ की इमामबाड़े में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत था। तो एक दिन मैं वो क्वेश्चन करा चुकी हूं आपका। तो अवध वास्तुकला की जो प्रमुख संरचनाएं रही, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? तो मैंने आपको क्या बताया कि अवध वास्तुकला का मतलब जो लखनऊ में है, लखनऊ में ही नवाब रहे, लखनऊ ही अवध की राजधानी थी, नवाब वहीं पर रहते थे, तो कंस्ट्रक्शंस वहीं पर ज्यादा हुए। तो वहां पर एक है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। मैं घूम चुकी हूं बड़ा इमामबाड़ा, मतलब मैं लखनऊ तो जाती रहती हूं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और बहुत अच्छा लगता है लखनऊ शहर को घूमना देखना। तो ये देखो, ये आपका बड़ा इमामबाड़ा है, ये 1700, ये पूरी मतलब कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, ये पूरा 1784 में ये बना था। और इसमें सिर्फ इस इमामबाड़े में अशरफी महल है, अशरफी मस्जिद है, भूल भुलैया है, ठीक है, भूल भुलैया है, और सीढ़ियों वाला कुआं है इस कैंपस में। मतलब बड़ा इमामबाड़ा में सिर्फ इमामबाड़ा ही नहीं है, इसमें मतलब और भी बिल्डिंग्स इसमें हैं। तो इसमें अशरफी मस्जिद, भूल भुलैया और सीढ़ियों वाला कुआं। भूल भुलैया में मतलब
आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह आप निकलते रहते हो, मेन रास्ता आप भूल जाते हो। तो मैं जब वहां पर पहुंची थी तो थोड़ी शाम हो गई थी, ठीक है। अभी तो कुछ दिन पहले भी मैं लखनऊ गई थी, लेकिन तो आपका मतलब पैंडेमिक का टाइम है तो ऐसे भी आदमी भीड़ वाली जगह अवॉइड करता है। लेकिन मैं जब इसके पहले जब गई थी, कोविड के पहले, तो पहुंचने में लेट हो गया था, शाम हो गया था, तो भूल भुलैया बंद हो चुका था। उसका एक फिक्स टाइमिंग है कि मतलब आप 4 बजे के पहले तक पहुंच जाओगे तो होता है। तो भूल भुलैया बेसिकली क्या है कि जैसे उसमें रास्तों को ऐसे बनाया गया है कि आप एक जगह घुस के आप कहां निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो होता है ना जब भूल भुलैया, यानी आप भूल गए। तो इस इमाम बाड़े का निर्माण आसफ उदौला ने, नवाब आसफ उदौला ने करवाया था और 1784 में ये निर्मित हुआ था। ये बन के तो तैयार होने में थोड़ा समय लगा था। 1784 में कहते हैं कि ये तैयार हो गया था, बनने लगा था आप ये कह लीजिए। और ये उस समय लखनऊ में अकाल पड़ा हुआ था। उस समय लखनऊ में अकाल पड़ा था, जनता के पास काम नहीं था, तो जनता को इंगेज करने के लिए, जनता को काम देने के लिए नवाब आसफ उदौला ने इसको शुरू करवाया था। तो ये ना बलुआ पत्थर का है ना संगमरमर का है, ये पूरा जो देखोगे तो ये मतलब गारे का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। और ये पूरी की पूरी कच्ची ईंटों की संरचना है, कच्ची ईंट की संरचना है। जब मैं वहां पर गई थी तो वहां पर ये पूरा का पूरा ये कैंपस है। जब भीतर आप यहां से घुसोगे, ठीक है, यहां से आप भीतर घुसोगे और यहां से जब आप भीतर घुस जाओगे तो आप जब कैंपस में आ गए, तो कैंपस में आने के बाद ये आपका एक मॉस्क है, यहां पर मस्जिद हो गया, इसी में आपका भूल भुलैया है और इसी में आपका अशरफी यही है, ये अशरफी मस्जिद है ये। तो ये पूरा ये भीतर का कैंपस है, ये बड़ा इमामबाड़ा का। ये जो है आप सड़क से जब देखते हो इसको, जब इसको सड़क से देखते हो, रोड से, तो ये आपको मतलब ये भीतर जाने के बाद आपको दिखता है। और जब रोड से आप देखोगे तो रोड से आपको मतलब देखने के बाद जो है ये आपको ये वाला दिखता है, ये चीज आपको बाहर से दिखता है, ठीक है। तो ये वाला जो है मतलब ये भीतर का मतलब अंदर का कैंपस आप चारों तरफ का दिखा रही हूं मैं। और ये आगे से दिखता है, ये आगे से दिखेगा आपको, ठीक है। तो खूबसूरत है, काफी अच्छा है। मैं जब यहां पर गई थी एकदम मेन रोड पर ही है, ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे लाल किला वगैरह देखने जाते हो तो आगे बहुत बड़ा बाउंड्री आपको मिलता है, वो नहीं, एकदम रोड पर से, रोड से ही स्टार्ट होता है। तांगे से उतरो और घुस जाओ, ऐसा है ये एकदम। और बाहर बहुत से तांगे वाले रहते हैं, अभी भी यहां पर तांगा चलता है, बहुत सारे तांगे वाले बाहर रहते हैं। तो मैं जब गई थी तो वहां पर लोकल एक जो व्यक्ति था उसने बोला कि इसकी जुड़ाई में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित, मिट्टी की ईंटें, कच्ची मिट्टी की ईंटें और उसी का गारा, उसी से इसका वो हुआ है। मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा था कि अब तक तो ये टूट गया होता, पर इसमें यह है कि गारे का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका ये छोटा इमामबाड़ा है। ये छोटा इमामबाड़ा ये 1838 में बना था और नवाब मोहम्मद अली शाह का मकबरा है ये आपका छोटा इमामबाड़ा है। तो छोटा इमामबाड़ा, इसमें जालियों का काम किया गया है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इनका जो गुंबद है, ये थोड़ा सा वही सिख शैली की तरह यहां पर गुंबद बनाया गया है। तो इसमें सफेद उसका संगमरमर का ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा ही ज्यादा फेमस है वहां का। और अब बात करते हैं रूमी दरवाजे की। तो रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा पर आपका 2019 में क्वेश्चन था। तो ये रूमी दरवाजा समझ रहे हो ना, ये गेटवे है जिसके भीतर से आप मतलब गाड़ियां आती जाती हैं, ये गेटवे है ये। और ये भी उसी समय बना था, जब बड़ा इमामबाड़ा बन रहा था। तभी उसी समय ये भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत इसका भी निर्माण कराया गया।
इसका भी निर्माण अकाल राहत के तहत ही, लोगों को काम देने के लिए ही इसका भी निर्माण कराया गया था। तो 1783 में ये भी शुरू हुआ था, ठीक है। और इसको मतलब तुर्किश गेटवे कहा जाता है कि कैंस्टिनोपोल जब जाओगे तो कैंस्टिनोपोल में ऐसे गेटवेज मिलते हैं, ऐसे गेटवेज कैंस्टिनोपोल में मिलते हैं। तो इसका नाम जो है सूफी संत, सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर इसका नाम रूमी दरवाजा रखा गया है। तो सूफी संत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, याद रखिएगा, सूफी संत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर इसका नाम रूमी दरवाजा रखा गया है। और ऐसा टर्की में ऐसे गेटवेज मिलते हैं। टर्की का जो कैपिटल था कैंस्टिनोपोल, कुस्तुनतुनिया जिसे हिंदी में कहते हैं, वहां पर ऐसे गेटवेज मिलते हैं। वहां से प्रभावित होकर आसफउद्दौला ने शुरू कराया था। 60 फीट ऊंचा है इस गेट की जो हाइट है, इस गेट की जो हाइट है वो 60 फीट है, 60 फीट। और ये यहां से आवागमन होता रहता है। तो ये रूमी दरवाजा बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने ये देखा था, बहुत खूबसूरत लगता है इसको देखकर ही ये, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। तो ये रूमी दरवाजा, और आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें इसका मेहराब बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसी को मेहराब कहते हैं। आप लोगों में कोई पूछ रहा था ना मेहराब, तो ये मेहराब है, बहुत ही खूबसूरत मेहराब बनाया गया है। उस पर ये काफी इस पर नक्काशी की गई है। तो ये टर्किश गेटवे है, टर्किश गेटवे लखनऊ का। अब बात करते हैं कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर एक अलग ही, एक सबसे ऊपर भारत के में आप देखोगे तो भारत का ताज है, वो सबसे ऊपर आपको नजर आता है कश्मीर। और उस कश्मीर में भी एक अलग ही वास्तुकला की शैली चली। और वहां पर आप जानते हैं कि वो पहाड़ी एरिया था, लकड़ियां क्यों वहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो अब उन लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, वहां के आर्किटेक्चर में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। और इसमें जो है, जो कश्मीर की वास्तुकला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग दो शैली में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। कश्मीर पर सबसे पहले एक हिंदू राजवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मतलब आप कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये हिंदू डायनेस्टीज थी। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। रानी दिद्दा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो लोहार वंश की थी। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का शासन रहा। और उसके बाद यहां पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। तो यहां पर जब हिंदू डायनेस्टीज थी ये, तो मंदिर बने। और जब यहां पर इस्लामिक शासन स्थापित हुआ तो यहां पर फिर मस्जिद बने। तो इसको हम लोग दो शैली में रख देते हैं। तो ये जो है 14वीं शताब्दी के बाद यहां पर मुस्लिम चरण आया था। और उसके पहले तक यहां पर हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है। तो कश्मीर ये इसी तरह से आपको कश्मीर दिखता है, कश्मीर ऐसे ही दिखता है जब आप जाओगे तो कश्मीरी वास्तुकला में जो है हमें बौद्ध स्मारक भी मिलते हैं। काफी सारे हमें बौद्ध स्मारक भी मिलते हैं, मठ मिलता है, स्तूप मिलता है। आप खंडहर की स्थिति में है, इनकी खोज हरवान और उष्कर में हुई, ये जगह है। और बाकी सब मतलब 600 ईस्वी से पहले यहां पर और किसी बिल्डिंग का अस्तित्व हमें 600 ईस्वी के पहले तक नहीं मिला है। कुछ बौद्ध स्तूप और मठ वगैरह मिले हैं जो अब खंडहर की स्थिति में है। जो अब हमें मिलता है मंदिर भी लगभग, मतलब आप ये समझ लो कि कारकोट वंश और लोहार उत्पल वंश के शासकों ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। वो मंदिर भी अब हमें खंडहर की ही अवस्था में मिलते हैं। पर यह है कि हाँ, उस स्थान का अब संरक्षण किया जा रहा है। तो उसी में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि जो यहाँ पर मंदिर जो बने हैं, पहले उसकी विशेषता समझ लीजिए कि स्थानीय भूगोल के अनुसार है, ठीक है। स्थानीय भूगोल के अनुसार है भाई, वो पहाड़ी एरिया है, बर्फ जमता है। तो बर्फ जमता है तो छतें ऐसे बनती हैं, छतें वहां पर ऐसे बनती है ताकि बर्फ तुरंत मेल्ट होकर के नीचे गिर जाए। लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, भवन को हल्का बनाया जाता है ताकि तुरंत मतलब बर्फबारी में उसका असर कम रहे और थोड़ी भी धूप में बिल्डिंग जो है वो गर्म बन जाए।
तो ये वहां के मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर लोग घर भी वैसे बनाते हैं। वहां पर नक्काशी बहुत मिलती है वहां की मंदिरों में। नक्काशी का काम आज भी कश्मीर में बहुत होता है। ठीक है, आज भी कश्मीर में नक्काशी का काम बहुत होता है। तो कश्मीरी शैली की जो वास्तुकला की विशेषता रही, तो उसमें एक तो जो है तिपतिया मेहराबे थी। तिपतिया मेहराबे, तो तिपतिया मेहराबों का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब मेहराब ऐसे बनता है, तो तिपतिया बनता है, ऐसे बना, ऐसे मेहराब बना। थोड़ा सुंदर नहीं बन पाया, एक सेकेंड रुकिए। तो मेहराब इसको कहते हैं जो दरवाजे पर बनता है, और तीन पतिया का मतलब यहां पर तीन, ठीक है, तीन ये बना है ऐसे। थोड़ा मेरा टेढ़ा चला जा रहा है ये, ऐसे तो ठीक ठाक बना लेती हूं मैं पर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो तिपतिया मेहराबे, ठीक है। आंगन बाउंड्री रहा, मतलब जो भी बिल्डिंग बना है वो बाउंड्री के भीतर बना है। सीधे कोनों वाली जो पिरामिडीय छत बने, स्तंभों वाली दीवारें बनी, स्तंभ पिलर्ड जो दीवार बनी थी वो पिलर्ड बनी, और त्रिकोणीय फुटपाथ था। त्रिकोणीय जो मतलब पब्लिक के चलने के लिए जो जगह बनाया गया वो त्रिकोणीय। तो कश्मीर के वास्तुकला पर हमें ग्रीक प्रभाव भी मिलता है, क्योंकि उस क्षेत्र में आप देख पा रहे कि उत्तर पश्चिम से सटा हुआ है, तो उत्तर पश्चिम में वहां पर यूनानी बसे हुए थे, ईरानी बसे हुए थे, तो हमें इस पर ग्रीक प्रभाव भी दिखता है। और सीढ़ियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये इसका प्रभाव रहा। तो इसकी कुछ खास जो बिल्डिंग्स हैं, अब उनकी बात हम लोग करते हैं। हाँ, ठीक है। तो खास बिल्डिंग्स में जो है सबसे ज्यादा फेमस है मार्तंड का सूर्य मंदिर। इसे ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनाया था। मार्तंड के सूर्य मंदिर को ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनाया था। बहुत ही ये फेमस राजा थे वहां के, ठीक है, वहां के बहुत ही फेमस राजा रहे ललितादित्य मुक्तापीठ। और ये आप ये समझ लो कि मतलब उस समय के ऐसा होता है ना कि राजाओं के कंस्ट्रक्शन से भी आपको पता चलता है कि अच्छा इस राजा का स्वभाव कैसा था, उससे भी आपको पता चलता है। तो ये इसमें जो है ललितादित्य मुक्तापीठ का जो पीरियड रहा कारकोट वंश के थे, और इनका जो पीरियड रहा वो रहा आपका 724 से 760। 700 कारकोट राजवंश के थे ये, और 724 से 760 इनका पीरियड रहा ललितादित्य मुक्तापीठ का। और इन्होंने बहुत ही एक शानदार शासक, वीर उत्साही, तो इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाए, जो भवन बनाए, उसमें उसका उनके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन आपको मिलता है, इनके व्यक्तित्व का, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इन्होंने कारकोटा भी इसको कहते हैं, और इसको कारकोट भी कहते हैं। जैसे कारकोटा, ये ज्यादातर जगह इसको आप कारकोट राजवंश ऐसे पढ़ोगे, कारकोट राजवंश। तो इन्होंने यहां पर बनाया था। तो ये जो बिल्डिंग है ये मार्तंड सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर जब जब आपसे पूछा जाता है कि भारत में कहां कहां पर स्थित है, तो एक ये भी स्थान याद रखना आप, एक ये भी स्थान, जैसे आपको मैंने आपको मोढेरा का सूर्य मंदिर में पढ़ा चुकी हूं, जो गुजरात में है, मतलब एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहां कहां पर है। तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये जो कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनाया था। आज के डेट में ये खंडहर हो चुका है, इसका मतलब एक क्लोजअप ये आपने देखा। आज के डेट में ये थोड़ा सा खंडहर हो चुका है, और पर इसका जो वर्चुअल जो पिक्चर बनाया गया है इसके खंडहर के आधार पर, ये देख रहे हो ना, यहां पर ये बिल्डिंग है, ये बाउंड्री है चारों तरफ। तो इस पर देखो, ऐसे कश्मीर की वास्तुकला की खासियत थी कि आंगन बनाया गया। तो ये आंगन बनाया गया है चारों तरफ बाउंड्री करके, और ये जो पिलर्ड फुटपाथ बनाया गया है चलने के लिए, पिलर्ड फुटपाथ। तो अगर इसको जो है ये अपने सही अवस्था में जब रहा होगा तो ये ऐसा दिखता होगा,
ये ऐसा दिखता होगा। अच्छा, यहाँ पर इस समय जो शिखर बना है वो कश्मीर के हिसाब से बना है, क्योंकि कश्मीर में आप जाओगे तो इसी तरह पैगोडा की तरह आपको शिखर मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वही बर्फबारी में हमेशा ऐसे बनता है ताकि तुरंत थोड़ी भी धूप में जो बर्फ है वो मेल्ट होकर के गिर जाए। तो शिखर भी यहां पर अलग बनाइए। और ये देखो त्रिदलीय, जो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं बन पा रहा था, तो ये देखो, हालांकि मैंने बना दिया था, तो इसको त्रिदलीय कहते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसको त्रिदलीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है। हाँ, सूर्य मंदिर जो आपका सबसे फेमस जो है वो कोणार्क का है। सबसे फेमस कोणार्क का सन टेम्पल है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। काले बेसाल्ट पत्थरों से बना है वो, तो सबसे फेमस कोणार्क वाला है। लेकिन भारत में और भी कई जगह पर सूर्य मंदिर पाए जाते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल, मुझे तो सबसे खूबसूरत जो मुझे लगता है, मुझे मोढेरा का सन टेम्पल लगता है, जो सोलंकी शासकों ने बनाया था। मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो बहुत ही, जैसे उसका जो बनावट है, जो बाउलीज हैं, उस पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और उस पे जो है इक्विनॉक्स के दौरान उस पर सन रेज एकदम सीधा आता है। मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि यूनेस्को ने लिया है ब्लैक पैगोडा यानी कोणार्क के सन टेम्पल को। तो उसके बाद जो है, मतलब इन्होंने जो बनाया, मतलब इस पर ये जो मार्तंड सूर्य मंदिर है या ललितादित्य मुक्तापीठ के समय जो बिल्डिंग्स बने, तो उस पर हमें गांधार प्रभाव दिखता है, चीनी प्रभाव दिखता है, और गुप्तों का प्रभाव भी दिखता है। यहां पर गुप्त राजवंश के लोग भी पहुंचे थे। चीनी प्रभाव कौन सा? तो चीन में जब आप जाओगे तो मैं ये दिखाती हूं आपको। ये देख रहे हो ना, ये जो शिखर देख रहे हो, इसको पैगोडा स्टाइल का शिखर कहते हैं। और ये जब आप चाइना में जाओगे तो वहां पे जितने भी बौद्ध मठ वगैरह मिलते हैं, स्तूप वगैरह, वो भी इसी तरह आपको मिलते हैं, ऐसे ही। तो ये चीन का प्रभाव है, ये चाइना इफेक्ट इसको कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, जो इस तरह से त्रिकोणीय जो ये आप लोगों का ये जो बाउंड्री ऐसे मिल रहा है, और ये जो एंट्रेंस दिया हुआ, इसको हम कहते हैं ग्रीक प्रभाव कहते हैं। तो बाकी जो है पूरा का पूरा परिसर खंभों पर आधारित है। ये तो आपने देखा ना कि पूरा का पूरा परिसर खंभों पर आधारित है। तो अब मुख्य मंदिर का शिखर पिरामिडीय आकार का है, और इसमें विष्णु, गंगा, यमुना, तो गंगा यमुना नदियों का आप लोगों को याद आ रहा है द्वारपाल के तौर पर किस मंदिर में खड़ी की जाती थी, कब खड़ी की जाती थी? आप पढ़ चुके हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं कि गंगा और यमुना की मूर्तियों को द्वारपाल की जगह पर बनाया जाता था। किस शैली में? तो वो यहां पर भी पाई गई हैं। यहां पर भी जो है गंगा यमुना की मूर्तियां बनी हैं गर्भगृह के बाहर। ठीक है, और बाकी जो है मतलब इनकी नक्काशी की गई है, सूर्य की नक्काशी की गई है, दीवारों पर नक्काशी भी हमें मिली है। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, तो सिर्फ अभी तक एक आंसर आया है, सिर्फ एक आंसर, कि किस शैली में गंगा यमुना की मूर्तियों को द्वारपाल के तौर पर बनाया गया गर्भगृह के बाहर। तो सिर्फ एक आंसर अभिनाभ का एक आंसर मुझे मिला है, अभिनाभ का। तो यानी गुप्तों के समय में जो नागर शैली का जो विकास होता है, नागर शैली के मंदिरों का, और गुप्तों के समय जो मंदिर बने, तो वो उस समय जो है गर्भगृह के बाहर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी।
और उनको जिस तरह दोनों किनारे पर बनाया गया है उसको देखते हुए लगता है कि भाई द्वारपाल है ये, भाई जब दरवाजे के दोनों साइड पर बनाया जा रहा है तो। और यही जो है द्रविडियन स्टाइल में यक्ष बनाए गए जो थोड़े असुर टाइप के दिखते थे। ठीक है, तो एक ही आंसर आया है। मैं मतलब ये दुख की बात है कि आप लोगों ने जो आज, हालांकि बाद में कुछ आंसर्स आए, ओके ठीक है। अवंतीपुर का मंदिर, अवंतीपुर, तो देखो ये उत्पल राजवंश के शासक अवंती बर्मन के द्वारा, कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आया था। इस वंश की स्थापना ही अवंती बर्मन ने की थी। और इनका जो मतलब ये जो इनका पीरियड रहा अवंती बर्मन का, इनका पीरियड था 855 से 883 ईस्वी। जो अवंती बर्मन का जो पीरियड था वो पीरियड था इनका 855 से 885 ईस्वी, 855 टू 885 तक रहे। उत्पल वंश के प्रथम सम्राट थे और इन्होंने ही उत्पल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो अभी भी आप कश्मीर में जाओगे तो अवंतीपोरा एक जगह है। बेसिकली इन्होंने अपने नाम पर, इनका नाम था अवंती बर्मन, तो इन्होंने अपने नाम पर अवंतीपुर एक जगह बसाई और वहीं पर यह मंदिर बनाया। तो अवंतीपुर का नाम बिगाड़कर अब अवंतीपोरा कर दिया गया है। कश्मीर में अब जाओगे तो अवंतीपोरा ये कहलाता है। और ये मंदिर अब ये जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि कश्मीरी स्टाइल था, ये भी एक आंगन में स्थित है। कश्मीर में हर चीज को पहले बाउंड्री बनाया गया एक आंगन की तरफ और बीच में बनाया गया। तो ये भी उसी तरह से है, ये मंदिर भी, ये आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से ये जो है मौजूद है। तो मुख्य मतलब मंदिर के पास 2 कक्ष है और उस पर काफी नक्काशी की गई है और इस पर भी रोमन और गांधार प्रभाव है। इस पर भी है। तो क्योंकि उत्तर पश्चिम, मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रोमन और गांधार प्रभाव हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस क्षेत्र में ये बसे हुए थे, तो हमें ये प्रभाव वहां पर दिखाई देता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कश्मीरी वास्तुकला पर अगर प्रभाव पूछा जाएगा तो कश्मीरी वास्तुकला को हम लोग नागर शैली में ही रखते हैं। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो टेम्पल आर्किटेक्चर की एक शैली जो गुप्तों के समय में विकसित हुई, उसी में रखा जाता है। तो इस पर गुप्त प्रभाव भी है और इसके साथ साथ इस पर हमें गांधार और रोमन प्रभाव भी हमें मिलता है। जैसे ग्रीक प्रभाव कह सकते हैं इसको, ठीक है, ग्रीक इंपैक्ट। तो यूनानी कह लीजिए, गांधार कह लीजिए या ग्रीक कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहां पर ये याद रखिएगा आप लोग कि यहां पर हमें मिलता है। तो ये अवंतीपोरा मंदिर कहलाता है ये। और अब फिलहाल ये इस तरह ये ढांचा पर हमें बचा हुआ है। तो वहां पर बहुत सारे बीच में आपने देखा कि कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ के मारा गया, भगाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मंदिर अपने आप ही टूट गए। हो सकता है कि मंदिर को तोड़ा गया हो, लेकिन अब वहां पर ये मंदिर सारे जो है टूटे हुए अवस्था में। वही आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो इसके पहले के बने हुए मंदिर आपको साबुत अवस्था में मिलेंगे, गुप्तों के समय के, लेकिन यहां पर मंदिर टूटी हुई अवस्था में मिलती हैं। एक है पद्रेथन मंदिर। पद्रेथन का मतलब पानी मंदिर। तो ये पानी मंदिर क्यों कहते हैं? आप देख रहे हो ना, ये पॉन्ड में, ये एक तालाब, एक झील के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है, तो इसलिए इसको पद्रेथन यानी पानी मंदिर कहते हैं। और ये मतलब मेरुवर्धन स्वामी, इसके भीतर जो देवता हैं उनको मेरुवर्धन स्वामी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि इस पर शिव का भी चित्र मिला है, पर ये भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। और ये एकाश्मक पत्थर से बना हुआ मंदिर है। एक ही शिला को, एक ही पत्थर को काट कर शेप दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि पद्रेथन मंदिर कहां पर है? तो पद्रेथन मंदिर कश्मीर में है। इसे 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में
बनाया गया था। ये श्रीनगर के पास स्थित है और ये श्रीनगर के पास स्थित है। एकाश्मक मंदिर है ये, यानी मोनोलिथिक है ये, एक ही पत्थर से काट काट कर बनाया गया है और इसकी गुंबदनुमा छतें हैं और मेहराब है। ये मेहराब देख रहे हो ना, मेहराब बना हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये पद्रेथन मंदिर था जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। मामलेश्वर का शिव मंदिर है वहां पर, ये जो देख पा रहे हो ये मामलेश्वर। आपको स्थानेश्वर इस बार पूछा गया था, इस बार आपको स्थानेश्वर पूछा गया था, तो क्या अगली बार मामलेश्वर नहीं पूछा जा सकता है कि मामलेश्वर का शिव मंदिर कहां पर है? इस बार स्थानेश्वर, इस बार स्थानेश्वर का स्थानेश्वर शब्द देकर और आगे मैच गलत दिया गया था। तो यह स्थानेश्वर हरियाणा में है और दिया गया था कि ये कुरुक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में है, ऐसा कुछ था। तो मतलब ये मैच गलत था। आप 2020 के क्वेश्चन पेपर में देखना, आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूं। तो स्थानेश्वर की तरह ये मामलेश्वर पूछा जा सकता है आपसे। तो मामलेश्वर शिव मंदिर कहां पर है? तो ये कश्मीर के पहलगाम में स्थित है, कश्मीर के पहलगाम में स्थित है और ये 400 ईस्वी के आसपास निर्मित है, ठीक है। और जो राजतरंगिणी है, संस्कृत का ग्रंथ राजतरंगिणी जिसे कल्हड़ ने लिखा है, पहला कहा जाता है कि भारत का पहला जो है साइंटिफिकली इतिहास की किताब मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले सारी किताबें हमें प्रशस्ति के रूप में मिलती हैं और इतिहास को लिखा जाता है आलोचनात्मक रुख के साथ कि भाई एक राजा के काल के समय क्या अच्छा हुआ था और क्या बुरा हुआ था, दोनों के बारे में लिखो, दोनों के बारे में लिखना होता है एक इतिहासकार को। पर यहां उसके पहले बाण भट्ट ने हर्षचरित में सिर्फ हर्षवर्धन की तारीफ लिखी है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में सिर्फ समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी है। तो मतलब इसके पहले हमें नहीं मिलता है, पर कल्हड़ ने एक अलग ही रुख अपनाया था। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें मामलेश्वर ये शिव मंदिर का उल्लेख उस राजतरंगिणी में आता है, ठीक है। तो मामलेश्वर का कहां पर है? तो मामलेश्वर का याद रखिएगा कि मामलेश्वर जो है पहलगाम में है, कश्मीर में है। आपको ऐसे भी आजकल पूछ दिया जाता है, ऐसे स्थान दे दिया जाता है और आगे गलत जगह दिया गया रहता है और आपको बताना होता है कि ये ए और बी, ए बी सी में बी सही है या सी सही है या गलत है। परासपुर वह जगह है, परासपुर कश्मीर में जगह है, परासपुर कहते हैं। इसका निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने कराया था। और ये पर अवंतीपुर जैसे अवंतीपोरा हो गया, उसी तरह परासपुर बेसिकली ये परिहासपुर था। परिहास का मतलब होता है हास्य, हास्य परिहास। जब आप और हम मिलकर हंसने लग जाते हैं, एक आप भी हंस रहे हो मैं भी, तो हास्य परिहास इसको कहते हैं। तो ये परिहासपुर था। ये किसी का जैसे ये भी कहा जाए परिहास नहीं उड़ाना चाहिए, यानी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, तो बेसिकली ये हंसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको परिहासपुर को ललितादित्य मुक्तापीठ ने जो कारकोट वंश के थे, उन्होंने इसको राजधानी बनाई थी। तो यहां पर भगवान विष्णु और भगवान परिहस केसना को समर्पित यहां पर मंदिर है। कुछ यहां पर बौद्ध संरचनाएं भी हैं। तो ये परासपुर के स्मारक ललितादित्य मुक्तापीठ के समय के हैं, ललितादित्य मुक्तापीठ के समय का। और परासपुर जो है एक्चुअल में उसका नाम था परिहासपुर, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है? परिहासपुर। अब बात करते हैं कि इस्लामी शासन में वास्तुकला का किस तरह से विकास हुआ। कश्मीर में कश्मीर की वास्तुकला को हमने दो पार्ट में बांटा, हिंदू शासकों के समय और इस्लामिक शासन के समय। तो 14वीं शताब्दी के आसपास वहां पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। तो वहां पर फिर मंदिरों की जगह अब मस्जिद बनने लग गए। पर आप एक साम्यता देखोगे कि मंदिर भी ऐसे बाउंड्रीड बन रहे थे आंगन में, और ये देखो मॉस्क भी ऐसे ही बना है। और मॉस्क में तो ऐसे भी आंगन रहता ही है नमाज पढ़ने के लिए। तो यहां पर जो है हुआ ऐसा था कि इन्होंने वर्तमान जो कश्मीरी शैली थी उसको भी अपनाया था और उसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर भी मिल गया था। तो कश्मीरी शैली में ये इस्लामिक शैली बना, तो यहां पर भी मिश्रण हुआ।
तो कश्मीरी इस्लामिक शैली इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ज्यादातर स्मारक इस समय जो बने वो वर्गाकार थे, स्क्वायर शेप में बने, और काठ और ईंट दोनों, मतलब काठ का इस मस्जिदों में जो है काठ का इस्तेमाल किया गया, पत्थर और काठ दोनों का इस्तेमाल होता है कश्मीर के उसमें, तो उसमें बनाया गया था। और इसमें एक और विशेषता कि गुंबद नहीं थे। जैसे बिना गुंबद का आप मस्जिदों की कल्पना नहीं कर सकते थे ना, मस्जिदों की कल्पना आप बिना गुंबद का नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर गुंबद नहीं है। तो यहां पर देखो क्या बना हुआ है, पैगोडा। देखो इसमें जो है पैगोडा नुमा छत, जिसका थोड़ा सा पिरामिडीय शेप आता है, वो उस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहां के ज्योग्राफी की डिमांड थी, वहां के भौगोलिक मांग थी। तो इस तरह से तो यहां पर जो है गुंबद नहीं थे, बहुमंजिली ढलवा छतें थी और ऊंची मीनारें बनाई गई, मीनारें जो है ऊंची बनाई गई। तो ये यहाँ की विशेषता रही। तो ये जामिया, ये जो देखो ये जो देख रहे हो ये भी जामिया मस्जिद है, ये भीतर का दिखाया है मैंने, ये भीतर का है, मतलब एंटर करने के बाद आपको भीतर का ये सीन है, और आगे से ये ऐसा दिखता है। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। एक विशाल प्रांगण है, आपने देखा कि एक विशाल मतलब प्रांगण है भीतर। ये देखिए इसका कैंपस, एक कैंपस है बहुत खूबसूरत, लकड़ी के 370 खंबे हैं इसमें लकड़ी के 370 खंबे हैं। घुमावदार गुंबद इसमें नहीं है, अनुपस्थित है, और इसको कश्मीरी शैली में इसके शिखर को ऐसे मीनार की तरह, मीनार नुमा नहीं, कश्मीरी शैली की वास्तुकला ये दिखता है। ये बेसिकली कश्मीरी शैली की वास्तुकला माना जाता है। देख रहे हो ना आप, ये श्रीनगर में है। तो जामा मस्जिद हर जगह मिलता है। जामा मस्जिद जहां पर लोग इकट्ठे होकर जमा होकर नमाज पढ़ते हैं उसको हम जामा मस्जिद कहते हैं। तो ये श्रीनगर का जामा मस्जिद है। वहीं पर एक आली मस्जिद है, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में शाहमीर वंश के राजा हसन शाह ने किया था। तो यहां पर जो मुस्लिम शासन हमें जो मिलता है वो शाहमीर वंश पहला मिलता है। तो शाहमीर वंश के राजा ने यहां पर किया था, और ये कश्मीर घाटी का जामी मस्जिद के बाद ये दूसरा सबसे विशालतम मस्जिद माना जाता है। तो ये भी काठ और लकड़ी से निर्मित है, काठ और पत्थर से निर्मित है ये भी, ठीक है। यहां पर भी, इसमें भी जैसे काठ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कश्मीरी वास्तुकला की पहचान है। तो ये पत्थर से बना, और ऊपर जो है मतलब इस पर काठ का, ये जो जैसे ये काठ है, ये पत्थर है, तो ये काठ है, यहां पर काठ का इस्तेमाल किया गया है। तो पत्थर और काठ दोनों का मिला जुला जो है वो बनाया जाता है। आली मस्जिद था वो। तो यहां पर इस भवन की विशेषता कि इसका जो टॉप है पिरामिड के आकार के साथ मेहराबदार खिड़कियां थी, पिरामिड के आकार के साथ यहां पर मेहराबदार खिड़कियां बनी हैं। तो ये इसकी विशेषता रही। तो आली मस्जिद कहां पर है? आली मस्जिद कहां पर है? तो आली मस्जिद जो है कश्मीर श्रीनगर में है, ठीक है। और ये परी महल है, ये देख रहे हो ना आप, इसमें कुल 6, 1 2 3 4 5, ये 5, हाँ 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, पूरा 5 कैंपस है। इसमें घुसो, फिर इसमें घुसो, फिर इसमें घुसो, फिर इसमें, तो 1 2 3 4 5। ये उसने बनाया था, दारा शिकोह ने, इसको दारा शिकोह ने बनाया था 17वीं शताब्दी में। और ये एक यहां पर एक वेधशाला भी थी, एक पहाड़ी पर स्थित है ये, और सीढ़ीदार संरचना है, मतलब ये ऊपर से ऐसे नीचे होते हुए आया है, और बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है। चश्मे शाही वहां पर जो पार्क है, उद्यान है, उसके निकट है ये। हम लोग गए थे इसको देखने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, एक पहाड़ी पर ही इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो दारा शिकोह ने बनाया था, दारा शिकोह ने। और ये मतलब डल झील से जब आप बोटिंग करोगे तो ये दिखेगा आपको, ऐसे करोगे सिर, और यहां से डल झील दिखता है। तो डल लेक कश्मीर की विशेष मतलब खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और जो कश्मीर जाते हैं, जो श्रीनगर जाते हैं,
वो डल झील में जाकर बोटिंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने एक वो फिल्म देखी होगी ना, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गाना याद आ रहा है, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर का था, तारीफ करूं क्या मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुना है आप लोगों ने? रंगोली अंगोली देखते होंगे तो उसमें आता था। तो वो बोट पर बैठ के पूरे गाने को शूट किया गया है और बहुत खूबसूरत। उस समय डल झील साफ भी था, अभी वो बहुत डल झील अभी बहुत गंदा हो गया है। वहां पर मतलब बीओडी डिमांड उसका इतना ज्यादा बढ़ गया है, बीओडी इतना बढ़ गया है कि उस पर आए दिन सफाई होती रहती है, लेकिन आप जब भीतर जाओगे तो आपको दिखता है। तो उसके भीतर आपको डल झील में जब जाओगे तो भीतर लेक पर ही आपको सब कुछ चाट वाट सब कुछ खाने को मिलता है, बिकता रहता है भीतर ही, उसके अंदर ही। तो कश्मीर, ये कश्मीर की कली, क्या बात है। अर्चना मौर्य को नहीं, बहुत लोगों को नाम याद है उस फिल्म का। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि आप लोग जैसे पुरानी फिल्में भी देखते हो, ये सब मतलब अब फिल्म इंडस्ट्री की विरासत है ये, ऐसी फिल्में। तो कश्मीर की कली, और बाद में एक उसकी भी फिल्म आई थी, हालांकि मुझे सबसे खूबसूरत डल झील उसी समय लगता है, उसकी आई थी अरे जो अभी अर्जुन रेड्डी का जो रीमेक अभी बना था, शेखर कपूर ही आई थिंक उसका नाम है। तो उसने एक वो मतलब टेररिज्म पर वो फिल्म बनी थी, उसमें भी डल झील को दिखाया गया है। अभी एक फिल्म आई थी रॉक स्टार, थोड़ा सा रॉक स्टार में भी थोड़ा सा दिखाया गया है उसको। तो डल झील की बात कर रहे थे हम लोग कि डल लेक कश्मीर की एक खूबसूरती में एक चार चांद लगाने वाली चीज है। और डल लेक पर जो लोग जाते हैं, वो मतलब जो श्रीनगर घूमने जाते हैं वहां पर जरूर जाते हैं वहां पर। कश्मीर में मुगल जब आए, मुगलों के अधीन जब कश्मीर आया, तो मुगलों ने वहां पर बहुत सारे गार्डन्स बनाए, स्पेशली गार्डन जहांगीर के समय ज्यादा बने। तो हम लोग जब मुगल आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, तो मुगल आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया ना कि जहांगीर के समय बिल्डिंग्स कम बनी, क्योंकि जहांगीर को नेचुरल चीजें पसंद थी। तो उसके समय पेंटिंग का, चित्रकला का, मुगल चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। लेकिन उसको जो है पार्क बनाना भी पसंद था, क्योंकि उसको नेचर और नेचुरल चीजें बहुत पसंद थी। तो उसने कश्मीर में बहुत सारे पार्क बनाए, और उसके बाद शाहजहां ने भी बनाए। तो इनके समय पे जो पार्क बने वो चारबाग शैली में पार्क बने हैं। पार्क भी इन्होंने चारबाग शैली में बनाई। ये पिक्चर देख रहे हो ना आप, आपको देख के याद आ रहा होगा ताजमहल का कैंपस। तो मैं इन सभी गार्डन्स को घूम चुकी हूं, और वहां पर लोग जाते हैं। तो श्रीनगर में है ये सारे के सारे श्रीनगर में है ये गार्डन्स, तो बहुत खूबसूरत हैं। तो यहां पर मतलब पूरा चारबाग शैली में, मतलब जल, फव्वारे मतलब चार भाग में बांटा गया, इस तरह से लैंडस्केप बनाया गया, बीचों बीच फव्वारा बनाया गया। तो ये सब कुछ खूब पेड़ लगाए गए हैं, तो बहुत खूबसूरत। ठीक है। तो शालीमार बाग, निशात बाग, ये सब कुछ मुख्य ये जो पार्क हैं इसमें। तो शालीमार बाग को जहांगीर ने 1619 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है। ये और चश्मे शाही उद्यान को फारसी शैली में ताजे जल के स्रोत के चारों ओर बनाया गया है। चश्मे शाही में जाओगे तो चश्मे शाही में आज भी मैंने देखा ना कि चश्मे शाही में लोग पानी गिर रहा था। चश्मे शाही मतलब ताजे जल का स्रोत है, जैसे ऊपर ग्लेशियर पिघलता है, पहाड़ पर कोई ग्लेशियर पिघला है, वहां से वो पानी निकलता है, झरने का वाटरफॉल है, और उसी के चारों तरफ चश्मे शाही पार्क को बना दिया गया है। तो हम लोग जब गए उसको देखने के लिए, तो बहुत सारे लोग यूं करके पानी ऐसे पी रहे थे, ऐसे कि ये सीधा पानी कहां से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। बहुत सारे लोग उस पानी को पी रहे थे। तो बेसिकली वहां चश्मे शाही में जो वहां जहां पानी आता है, वो पानी सीधा ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर मेल्ट होकर जहां वहां पर वो पानी सीधा पहाड़ से नीचे आता है। तो जाहिर है कि वही तो प्योर मिनरल वाटर है, तो चश्मे शाही उद्यान में ऐसा मिलता है आपको। तो गर्मियों के महीने के लिए सम्राट जहांगीर का ये शाही निवास था ये,
कौन सा? शालीमार बाग। शालीमार बाग जो था, शालीमार गार्डन, गर्मियों के मौसम में जहांगीर का शाही निवास होता था। वो दिल्ली से कश्मीर चला जाता था। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना बाग, 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र, ठीक है। और एक निशात बाग है, वो घाटी में सबसे बड़ा मुगल उद्यान है निशात बाग, और ये डल झील के पास है। मतलब एक दिन अगर आप घूमने निकलते हो, अगर आप श्रीनगर, तो आपका पूरा एक दिन केवल गार्डन देखने में जाता है। सिर्फ गार्डन देखने में पूरा एक दिन जाता है आपका। तो ये वहां पर इस तरह के ये जो है ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है, और वो भी बहुत खूबसूरत है। वहां ट्यूलिप फूल ज्यादा हैं। श्रीनगर में एक बादाम बाड़ी उद्यान भी है। अनंतनाग में वेरी नाग है, कोकर नाग है, अचबल गार्डन है। तो ये बहुत सारे मतलब श्रीनगर के आसपास भी हैं। अनंतनाग में है वेरी नाग, कोकर नाग, अचबल गार्डन। ये कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं कश्मीर के, ठीक है। आर्किटेक्चर सेक्शन अच्छा होता ही है। आर्किटेक्चर में आप जो है यही देखते हो कि कहां पर क्या। अभी आपको श्रीनगर घूम गया होगा आपके आंख के आगे, और वाकई में श्रीनगर बहुत ब्यूटीफुल है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। और कश्मीर, फॉर्चुनेटली मैंने कश्मीर कब देख लिया था, जब कश्मीर में अभी फ्लड नहीं आया था। कश्मीर में फ्लड नहीं आया था तभी मैंने कश्मीर देख लिया था। और श्रीनगर में मैं रुकी थी, और श्रीनगर के आसपास पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब मैंने आसपास के एरिया को घूम लिया था। और ये मंदिर वगैरह भी देख लिए थे तब मैंने। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। वहां पर एक फिल्म आई थी सनी देओल की, वो पहली फिल्म थी। उसका क्या, आप लोगों को याद होगा, उसका नाम बताना। फर्स्ट मूवी थी वो सनी देओल अमृता सिंह की। तो जिस वैली में वो सनी देओल का घर बना है ना, घोड़े घोड़े दौड़ाता रहता है, तो उस वैली को भी हम लोग देखने गए थे। मतलब पहाड़ वैली किसको कहते हैं? घाटी। पहाड़ के ठीक नीचे जो जमीन, लैंड मिलता है, उसे हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि इन घाटियों का निर्माण कैसे होता है। तो उसको 3 अक्षर का नाम है उस फिल्म का, तो उसको उस वैली के नाम से जाना जाता था। अब तो फ्लड में सब बेकार हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बेताब, यस, बेताब वैली के नाम से उसको जाना जाता है। दूर दूर तक पूरा लैंडस्केप था, एकदम पहाड़ था ऊंचा सा, और ठीक उसके एकदम घाटी में वो ऐसे फैला हुआ था। तो हम लोगों ने वहां पर घूमने के लिए गाड़ी कर रखी थी, तो वो गाड़ी वाला लेकर जाता था। तो बोला कि आप लोग आज चलो बेताब वैली देख लो। तो बेताब वैली हम लोग देखने गए थे। तो बहुत, आप लोगों को भी मौका मिले तो आप जाइएगा। जहांगीर ने कहा था कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही अस्त, यही अस्त, यही अस्त। तो कश्मीर के लिए, और कश्मीर जिन्ना को बहुत पसंद था। जो कश्मीर है वो जिन्ना को भी बहुत पसंद था, और जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर उनको मिले। तो कश्मीर में उस समय राजा हिंदू था। हालांकि 75% जनता मुस्लिम थी, पर राजा हिंदू था, और रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था। और रियासतों को यह छूट थी कि 2 डोमिनियन बने हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, आपको जिसमें मिलना है आप मिल जाइए। तो कश्मीर के राजा ने भारत में मिलने का फैसला किया, लेकिन जिन्ना को कश्मीर बहुत पसंद था, और इसीलिए 1900 अगस्त में आजादी मिली। और अक्टूबर में, मतलब अगस्त सितंबर बीता, अक्टूबर में बहुत सारे कश्मीरी सैनिक घुसपैठिए के रूप में, यानी सिविल ड्रेस में घुस आए थे कश्मीर में। और महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत में मिलने का निर्णय लिया था। और उसी समय जो क्षेत्र उन्होंने कैप्चर किया उसी को हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जिन्ना ने ले ही लिया, कश्मीर पसंद था और जिन्ना ने कश्मीर ले ही लिया था कश्मीर। तो अभी जो पीओके है वो जो इंडिया में जो कश्मीर है उससे ज्यादा बड़ा पीओके है अभी पाकिस्तान के पास, जो मतलब किसी भी अभी उसमें शामिल नहीं है। भारत कहता है मेरा है,
और पाकिस्तान कहता है मेरा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मिलेंगे हम लोग फिर शाम को 5 बजे, फिर नेक्स्ट सेशन में नितिन सिंघानिया के। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए केतन, पूछिए। हाँ, उसे गुलाम कश्मीर भी कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ वर्ल्ड कराओ। वर्ल्ड का आपसे पूछा नहीं जाता, भारत का पूछा जाता है। वर्ल्ड का करके क्या करोगे? पीवाईक्यू की बुक, नितिन सिंघानिया की बुक में पीवाईक्यूज भी दी हुई हैं। अच्छा, सारे पीवाईक्यूज की अगर आपको चाहिए तो कोई स्टैंडर्ड बुक देख लो। वैसे आप देख सकते हैं, इसका स्पेक्ट्रम निकालता है। स्पेक्ट्रम एक अच्छा पब्लिकेशन है, स्पेक्ट्रम का आप ले सकते हैं। अरिहंत भी निकालता है, पर अरिहंत में थोड़े मिस्टेक्स होते हैं, आंसर की आपको गलत मिलता है। स्पेक्ट्रम का ठीक है, आप स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं। मेरी क्लास रोज 5 बजे होती है, ठीक है। मेरी क्लास डेली 5 PM पर होती है। हाँ, इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर में करेंट अफेयर करवाऊंगी आप लोगों को। आर्ट एंड कल्चर के करेंट अफेयर्स कराऊंगी मैं, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया सेशन में ही हम लोग, इसी सेशन में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके एमसीक्यूज, और फिर इसी में मैं करेंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर के आप लोगों को कराती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अब कल। बाय बाय।